वह शायद सबसे आरामदायक सेवानिवृत्ति जीवन जीने वाला व्यक्ति है। हर दिन वह अपनी नौका पर संगीत सुनता है और कॉफी पीता है। पहले वह एक खतरनाक हत्यारा था जिसने कभी खलबली मचाई थी। सेवानिवृत्त होने के बावजूद उसने अपनी सतर्कता नहीं खोई है। बाहर जाते समय वह हमेशा नौका पर छिपे हुए सुरक्षात्मक उपकरणों को सक्रिय करता है। इस आदमी का नाम आर्थर है। वह अक्सर प्रसिद्ध पर्यटकों से मिलने जाता है जो पहाड़ पर बैठकर बियर पीते हैं। वह वहां बैठा था, तभी एक सुंदर और आकर्षक महिला उसके सामने आकर बैठ गई। महिला ने थोड़ी देर बातचीत के बाद उसने आर्थर से 3 लोगों को मारने के लिए कहा। उसके बॉस ने यह भी मांग की है कि तीनों हत्याएं दुर्घटना जैसी दिखनी चाहिए और ऐसा काम सिर्फ आर्थर ही कर सकता था। उसने आर्थर को यह भी धमकी दी कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह तुरंत आर्थर का पता उसके दुश्मनों को बता देगी। अगर ऐसा हुआ तो आर्थर के शांतिपूर्ण जीवन के दिन खत्म हो जाएंगे। महिला को लगा कि उसने आर्थर को अपने जाल में फंसा लिया है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने तुरंत एक अपना फोन निकाला और उस महिला की तस्वीर खींच ली। महिला के चेहरे का रंग बदल गया। उसने चुपके से अपनी बंदूक निकालनी चाहिए, लेकिन आर्थर ने उसे मेज से जबरदस्ती दबा दिया। आर्थर ने महिला को बेहोश कर दिया, फिर पीछे मुड़कर वहां मौजूद गुंडों का सामना किया। हालांकि आर्थर अपने आसपास कई दुश्मनों से घिरा हुआ था, आर्थर ने दुश्मन पर हमला करने के लिए अपने आसपास की हर चीज का इस्तेमाल किया। उसने रेस्टोरेंट में सी फूड बुफे पार्टी को एक खूनी लड़ाई में बदल दिया। फिर उसने निगरानी मॉनिटर पर और दुश्मनों को ऊपर की ओर बढ़ते देखा। फिर वह लड़ाई जारी नहीं रखना चाहता था, इसलिए वह एक ऊंचे मंच से नीचे कूद गया। महिला ने जल्दी से अपने लोगों के साथ उसका पीछा किया। पहाड़ से नीचे उतरने के लिए उन्हें केबल कार लेनी पड़ी। हत्यारे केबिन में घुस गए, लेकिन आर्थर उन्हें कहीं नहीं दिखा। लेकिन महिला ने ऊपर से एक आवाज सुनी। पता चला कि आर्थर केबिन की छत पर छिपा हुआ था। महिला ने तुरंत छत पर गोलियां चलाईं। फिर उसने बहादुरी से केबिन के दरवाजे को लात मारकर ऊपर चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन आर्थर और भी बहादुर निकला। वह ऊंचे केबिन से कूद गया, एक हैंग ग्लाइडर पर मजबूती से उतरा और फिर महिला की आंखों के सामने से उड़ गया। यह एक अविश्वसनीय रूप से शानदार पलायन था। रात में आर्थर चुपके से घर लौट आया, लेकिन उसने पाया कि कुछ अजनबी उसकी नौका पर थे। ये वही लोग थे जिनका सामना दिन में हुआ था। आर्थर ने अपने फोन पर एक बटन दबाया और सुरक्षा प्रणाली चालू कर दी। उसकी $7,50,000 की नौका आग की लपटों में क्षतिग्रस्त हो गई। उसके बाद आर्थर अपने गोदाम क्षेत्र में चला गया। एक गोदाम के अंदर एक गुप्त अड्डा था। उसने पुराने नकली पासपोर्ट जला दिए, नए पासपोर्ट और नकदी ले ली। एक बार फिर गायब हो गया। आर्थर थाईलैंड के कोलिप द्वीप पर गया, जो खूबसूरत नजारों वाला एक स्थान था। यहाँ उसकी मुलाकात एक पुराने दोस्त से हुई। कई साल पहले वह यहाँ आया था और मेई ने हमेशा उसके ठहरने के लिए अपना छोटा सा लकड़ी का घर रखा हुआ था। कई वर्षों के अनुभव वाले एक खतरनाक हत्यारे के रूप में आर्थर के दुनिया भर में हमेशा गुप्त ठिकाने होते थे। वह जब चाहे लंबे समय के लिए गायब हो सकता था। जब वे चले गए तो उसने फर्श के नीचे से एक लंबा सीलबंद डिब्बा निकाला जिसमें कंप्यूटर और जरूरत के उपकरण थे। आर्थर ने उस महिला की तस्वीर को इंटरनेट पर अपलोड करके उसकी खोजबीन शुरू की। आखिरकार उसे उस महिला के बारे में जानकारी मिल गई। जब उसने उसकी बॉस की तस्वीर देखी तो आर्थर को सिरदर्द होने लगा, क्योंकि वह कोई ऐसी थी जिसे वह बहुत लंबे समय से जानता था। वह जानता था कि उसे फिर से लंबे समय तक छिपना होगा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह चाहे कहीं भी छिप जाए, कोई न कोई उसे ढूंढ ही लेगा। एक दिन आर्थर ने एक खूबसूरत अजनबी महिला को द्वीप पर आते देखा। यह महिला मेई से मिली और चोटों के लिए दवा मांगी। साथ ही लड़की को घावों से लथपथ देखकर मेई को दया आ गई। रात में मेई नौका से एक पुरुष और महिला के झगड़ने की आवाज सुनी। मेई ने तुरंत आर्थर से उस खूबसूरत लड़की को बचाने के लिए मदद मांगी। शुरू में आर्थर किसी भी बात में शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन वह मेई की इस इच्छा का विरोध भी नहीं कर सका। इसीलिए वह एक छोटी नाव लेकर नौका तक गया। महिला को एक बड़े आदमी ने पकड़कर वह उसे अपशब्द कह रहा था। आर्थर को नाव पर चढ़ते देखकर उस आदमी ने लड़की के साथ और बुरा बर्ताव किया। उस आदमी ने जमीन से एक ग्रेनेड लॉन्चर उठाया ताकि वो आर्थर को चुनौती दे सके। बस कुछ ही झटकों में आर्थर ने उस आदमी को जमीन पर गिरा दिया। दुर्भाग्य से उस आदमी का सिर एक लोहे के ब्लॉक से टकरा गया और उसकी मौत हो गई। उसी पल में महिला भी बेहोश हो गई। आर्थर ने लड़की को मेई को सौंप दिया और खुद घटना के बाद की स्थिति से निपटने लगा। वह केबिन में गया और तलाशी के दौरान उस लड़की का पासपोर्ट और फोन पाया। फोन पर आर्थर की खुद की एक तस्वीर थी। जाहिर है ये सब संयोग नहीं था, ये सब आर्थर को फंसाने के लिए किया गया था। आर्थर ने नौका को गहरे पानी में ले जाकर उसे राख कर दिया। वह गुस्से में घर लौट आया।
लड़की का पासपोर्ट पेश करते हुए। उसने जीना नाम की लड़की से पूछा कि उसकी तस्वीर उसके फोन में क्यों है। जीना शुरू में विरोध करना चाहती थी, लेकिन यह महसूस करते हुए कि वह आर्थर से नहीं लड़ सकती, उसने सब कुछ कबूल कर लिया। उसे किसी ने धमकाया था। उसने क्रेन नाम लिया और जानबूझकर एक योजना के तहत आर्थर से संपर्क किया। एक बार जब आर्थर के मन में उसके लिए भावनाएं पैदा हो गईं, क्रेन ने लोगों से जीना का अपहरण करने का नाटक करवाया ताकि आर्थर उसके लिए काम करने पर मजबूर हो जाए। आर्थर इन योजनाओं से अच्छी तरह वाकिफ था और जीना को दोष नहीं दे सकता था, क्योंकि क्रेन उसे पकड़ने के लिए निशाना बना चुका था। आर्थर जीना के बारे में और जानने के लिए ऑनलाइन गया और उसे पता चला कि वह बिल्कुल भी साधारण नहीं थी। पता चला कि वह पहले एक विशेष बल टीम की सदस्य थी, फिर म्यांमार में बच्चों के पालन पोषण और शिक्षा के लिए समर्पित एक अनाथालय खोल लिया। क्रेन ने जीना को अपने काम के लिए इस्तेमाल करने के लिए अनाथालय के बच्चों का अपहरण कर लिया था। आर्थर को एहसास हुआ कि जीना इस स्थिति में सिर्फ उसकी वजह से है, इसलिए उसने धीरे धीरे उसके आसपास अपनी सतर्कता कम कर दी। अगले दिन उसने किनारे से कुछ ही दूरी पर एक अजीब सी छोटी नाव देखी। नाव पर मौजूद व्यक्ति किनारे पर हर चीज पर नजर रख रहा था। वह जानता था कि क्रेन ने फिर से किसी को भेजा है। आर्थर ने जानबूझकर जीना का हाथ थामा ताकि उसके विरोधियों को उस पर भरोसा हो जाएगा। दोनों मेई द्वारा आयोजित एक पार्टी में शामिल हुए। मेई की मदद से वे धीरे धीरे करीब आने लगे और एक दूसरे के लिए भावनाएं विकसित होने लगी। आर्थर को शुरू में पता था कि यह सिर्फ क्रेन द्वारा बिछाया गया एक जाल है, लेकिन फिर भी वह जीना की मीठी मुस्कान का विरोध नहीं कर सका। हमेशा की तरह उसकी कोमलता में डूब गया। उसने जीना को यह भी बताया कि क्रेन बार बार उसे क्यों ढूंढता था। पता चला कि आर्थर बचपन में एक अनाथ था जिसे लंदन के एक गिरोह को बेच दिया गया था। क्रेन भी आर्थर जैसा ही था। दोनों एक ही गिरोह में थे, लेकिन बाद में आर्थर भाग गया जबकि क्रेन भाग नहीं पाया। गिरोह ने सारा गुस्सा क्रेन पर निकाला। तब से क्रेन हमेशा आर्थर से द्वेष रखता रहा और बदला लेना चाहता था। अगर जीना नहीं भी आती तो भी क्रेन आर्थर को ढूंढने के लिए कई और लोगों को भेजता और वह दिन आखिरकार आ ही गया। गिरोह के सदस्यों से भरी कई स्पीड बोटें सीधे उनकी ओर बढ़ी। आर्थर ने जीना से कहा कि वह उसे बाहर निकालने का कोई रास्ता निकाल ही लेगा, लेकिन दुश्मन के पास बहुत ज्यादा लोग थे। जीना को फिर भी पकड़ लिया गया। आर्थर को भी बैंकॉक ले जाया गया। एक सुंदर महिला ने उसके पूरे शरीर की अच्छी तरह से तलाशी ली, फिर उसे एक कुर्सी तक ले गई। जैसे ही वह बैठा, कुर्सी के नीचे रखा एक रिमोट नियंत्रित बम तुरंत सक्रिय हो गया। बस एक ही झटके में वह चूर चूर हो जाएगा। इसी समय क्रेन, उसका पूर्व साथी, अब दुश्मन बन चुका, क्रेन वहां पहुंच जाता है। क्रेन ने आर्थर से बिना कुछ कहे तुरंत अपना मिशन पूरा करने की बात कही। क्रेन ने आर्थर से 3 लोगों को मारने की मांग की और मिशन पूरा करने के बाद ही जीना को रिहा किया जाएगा। पहला निशाना अफ्रीका का सबसे क्रूर हथियार व्यापारी था। अपनी सुरक्षा के लिए उसने खुद को चट्टानों के पास स्थित एक एकांत द्वीप पर एक जेल में कैद कर लिया था। ये जेल शार्क से घिरे एक द्वीप पर बनी थी ताकि कोई भी दुश्मन उसके पास न आ सके। क्रेन को आर्थर की जरूरत थी जो जेल में पहुंचकर उस आदमी को मार सकता है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह थी कि उस घटना को आत्महत्या के रूप में पेश करना था। यह आर्थर की विशेषता थी। मिशन शुरू करने से पहले आर्थर ने विस्तृत योजना बनाना शुरू कर दिया। जेल में घुसने के लिए उसने अपने चेहरे पर नकली टैटू बनवाए, खुद को एक खतरनाक अपराधी के रूप में पेश किया। उसने एक दुकान से शार्क विकर्षक खरीदा और अपने शरीर पर बमों को च्युइंग गम की तरह छिपा लिया। सब कुछ तैयार होने के बाद आर्थर ने जानबूझकर नशे में होने का नाटक किया, सड़क पर हंगामा किया। पुलिस को पता चला कि ये एक खतरनाक अपराधी है और उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। एक नाव द्वारा कैदियों को जेल तक ले जाया गया। हर कैदी के सामान की जांच के दौरान प्रहरियों ने आर्थर का लाइटर ले लिया, लेकिन अन्य गैर जरूरी सामान वापस कर दिए। आखिरकार आर्थर की मुलाकात हथियार विक्रेता से हुई। उसके आसपास कई बॉडीगार्ड उसकी सुरक्षा में थे, फिर भी उसे मारने के लिए कई लोग मौजूद थे। आर्थर ने देखा कि पास में एक लंबे बालों वाला आदमी किसी कार्रवाई की तैयारी में था और एक मोटा आदमी चुपके से एक धारदार चाकू का सौदा कर रहा था। दोपहर के भोजन के समय आर्थर ने जानबूझकर मोटे आदमी को धक्का दिया और उसे चाकू चुरा लिया। दोपहर में लंबे बालों वाले आदमी ने आखिरकार अपनी चाल चली। उसने अपना कृत्रिम हाथ हटा दिया। पता चला कि कृत्रिम हाथ के अंदर एक खंजर छिपा हुआ था। वह सीधे हथियार विक्रेता की ओर दौड़ा। आर्थर ने मौके का फायदा उठाया और सही समय पर चाकू फेंक दिया, जिसे लंबे बालों वाला आदमी मारा गया। हथियार विक्रेता को एहसास हुआ कि आर्थर ने उसकी जान बचाई है। वह आर्थर के कौशल से बहुत प्रभावित हुआ और उसके साथ खाना खाने की पेशकश की। हालांकि आर्थर को आसपास बहुत सारे लोगों का होना पसंद नहीं था। यह पहली बार था जब हथियार विक्रेता किसी अनजान व्यक्ति से मिल रहा था, जिससे वह उत्साहित हो गया और सिर्फ उन दोनों के साथ खाना खाने के लिए राजी हो गया। आर्थर हथियार विक्रेता की कोठरी में गया और वहां सिर्फ वे दोनों ही थे।
हथियार विक्रेता उन पलों के बारे में बताने लगा जब वह समुद्र में मौत से बच निकला था, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। उसका मरने का समय पास आ चुका था। आर्थर ने उसका पीछे से गला दबा दिया और खिड़की की ओर धकेल दिया ताकि शोर बाहर खड़े गार्डों को सुनाई न दे। आर्थर ने उसके मुंह में एक कपड़ा ठूंस दिया। जल्द ही हथियार विक्रेता बेहोश हो गया। इस दृश्य को आत्महत्या जैसा दिखाने के लिए आर्थर ने हथियार विक्रेता द्वारा आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले पाउडर में हेरोइन मिलाकर और उसे पूरी हेरोइन पीने के लिए मजबूर किया। हथियार विक्रेता तुरंत अकड़ गया। उसके मुंह से झाग निकलने लगा। वह कुछ पल के लिए तड़पता रहा और फिर मर गया। बाहर गार्डों ने कुछ आवाज सुनी और जांच करने के लिए अंदर गए, लेकिन उन्होंने हथियार विक्रेता को एक वेदी के सामने बैठे प्रार्थना करते हुए देखा। उसे पता ही नहीं चला कि वह मर चुका है। मिशन पूरा करने के बाद आर्थर अभ्यास क्षेत्र में गया और च्युइंग गम में छिपे छोटे बम को दीवार पर चिपका दिया। फिर उसने सिगरेट के अंदर से फ्यूज निकाला और उसे जलाया। साथ ही उसने क्रेन को एक संचार सिग्नल भी सक्रिय कर दिया। इसी समय गार्ड आर्थर की ओर दौड़ने लगा। आर्थर ने जल्दी से अपनी कमीज उतारी और शार्क विकर्षक को अपने मजबूत शरीर पर मल लिया। एक जोरदार धमाका हुआ। आर्थर के बगल वाली दीवार धमाके से फट गई और एक बड़ा सा छेद बन गया। आर्थर तुरंत दीवार के छेद से ऊपर चढ़ गया और सीधे समुद्र में कूद गया। शार्क विकर्षक की बदौलत उसे अपने आसपास तैर रही मछलियों का डर नहीं था। इसी बीच पास ही एक नाव मछली पकड़ने के लिए जाल खींच रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि जाल में कुछ भी नहीं था। कप्तान अभी भी उलझन में था। आर्थर पहले से ही उसके ठीक पीछे खड़ा था। आर्थर ने वीडियो कॉल के जरिए क्रेन से संपर्क किया। उसने पुष्टि की कि जीना अभी भी जिंदा है। हालांकि क्रेन ने आर्थर को चैन से नहीं बैठने दिया और तुरंत दूसरे लक्ष्य के बारे में जानकारी दी। वह सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला एक खनन टाइकून था। वह 100 मंजिल से भी ज्यादा ऊंची एक इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर रहता था, जहां कई बॉडीगार्ड उसकी सुरक्षा में थे। जिस छत पर वह रहता था उसमें एक निजी स्विमिंग पूल भी था। अपार्टमेंट की सभी दीवारें मोटी और सभी स्टील के दरवाजे 2 मीटर मोटे थे, इसलिए सीधा हमला असंभव था। आर्थर ने फिर से अगले मिशन के लिए सावधानी पूर्वक योजना बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने खुद को एक अमीर व्यापारी होने का नाटक किया जो एक अपार्टमेंट खरीदना चाहता था। एक महिला रियल एस्टेट एजेंट ने उसे इमारत के बीच में एक अपार्टमेंट दिखाया। जब रियल एस्टेट एजेंट फोन पर थी, आर्थर ने चुपके से अपार्टमेंट की चाबी की तस्वीर खींच ली। फिर उसने हत्या की योजना बनाना शुरू कर दिया और साथ ही एक विशेष रसायन भी तैयार किया। उसने टेम्पर्ड ग्लास पर एक विशेष जेल लगाया। फिर उसमें एक विशेष रूप से तैयार किया गया रसायन इंजेक्ट किया। केवल 15 सेकंड के बाद टेम्पर्ड ग्लास टूट गया। आर्थर ने अपना ऑपरेशन शुरू किया। उसने खुद को एक मरम्मत करने वाले का रूप दिया। अपार्टमेंट को खोलने के लिए नकली चाबी का इस्तेमाल करके इमारत के अंदर घुस गया। फिर उसने कांच की खिड़की काट दी और स्वतंत्र रूप से चढ़ना शुरू कर दिया। आर्थर ने तल पर चिपकने के लिए मजबूत सक्शन कप का उपयोग किया। उसने एक ड्रिल से टेम्पर्ड ग्लास में एक छोटा सा छेद किया, अपना खास जेल उस छेद में डाला, फिर खास रसायन पंप किया। उसी समय टाइकून आर्थर के ठीक ऊपर तैर रहा था। हालांकि कांच अचानक टूट गया, जिससे घबराया हुआ टाइकून तैरकर दूर जाने का प्रयास करने लगा। आर्थर ने जल्दी से सक्शन कप निकाले और नीचे जमीन पर फिसल गया। पूल का छेद और बड़ा हो गया और टाइकून समय पर बच नहीं सका। आर्थर सुरक्षित रूप से इमारत से बाहर निकल आया और दूसरा मिशन पूरा किया। क्रेन के सहायक ने आर्थर और जीना के बीच बातचीत के लिए एक वीडियो कॉल की व्यवस्था की। सहायक के ध्यान भटकने का फायदा उठाते हुए जीना ने बड़ी चतुराई से कैमरे की स्थिति समायोजित कर दी। बात करते हुए उसने जानबूझकर अपना हाथ ऊपर उठाया ताकि आर्थर खिड़की के पीछे की जानकारी देख सके। सहायक को बहुत देर हो गई और उसने गुस्से में फोन काट दिया, लेकिन आर्थर जहाज की पहचान संख्या देखने में कामयाब रहा। आखिरकार उसे पता चल गया कि जीना को कहां बंदी बनाकर रखा गया है। आर्थर तुरंत एक हेलीकॉप्टर में सवार होकर उस जगह पर गया, लेकिन जहाज पहले ही वहां से निकल चुका था। यह मानते हुए कि जहाज ज्यादा दूर नहीं जा सकता, आर्थर ने हेलीकॉप्टर की खोज जारी रखने का आदेश दिया। आखिरकार उन्हें समुद्र में जहाज का एक रूप दिखाई दिया। आर्थर पूरी तरह से सुसज्जित होकर समुद्र में कूद गया और चुपके से जहाज पर चढ़ गया। उसने एक एक करके बॉडीगार्डों को मार गिराया, लेकिन क्रेन ने पहले ही आर्थर के आने का अनुमान लगा लिया था और जहाज पर एक घात लगाने वाली टीम तैयार कर रखी थी। आर्थर ने गोलियों की बौछार से बचने का प्रयास किया। जीना की चीखें सुनकर उसकी चिंता और बढ़ गई। वह डेक पर चढ़ गया और उसे लोगों के एक समूह ने घेर लिया। आर्थर ने एक बॉडीगार्ड के ग्रेनेड से पिन निकाली और अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट को ढाल की तरह इस्तेमाल किया। जैसे ही उसने उठने का प्रयास किया, उसकी जांघ पर बिजली का झटका लगा। आर्थर को क्रेन के सामने लाया गया। क्रेन ने आर्थर के साथ कुछ नहीं किया, क्योंकि उसे तीसरे व्यक्ति को मारने के लिए अभी भी उसकी जरूरत थी। जैसे ही क्रेन ने आर्थर को ले जाने का आदेश दिया,
वह अचानक एक कांच के दरवाजे को तोड़कर समुद्र में कूद गया। हालांकि जीना को बचाने का यह प्रयास विफल रहा, आर्थर को तीसरे लक्ष्य को मारने के मिशन को जारी रखना पड़ा। तीसरा आदमी बुल्गारिया में रहने वाला एडम्स नाम का एक बड़ा हथियार विक्रेता था। वह अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार विक्रेता था और एक कड़ी सुरक्षा वाले किले में रहता था। इस किले में एक बेहतरीन सुरक्षा व्यवस्था थी। किले के नीचे भी एक पनडुब्बी अड्डा था जिसमें अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस एक पनडुब्बी थी जिसे क्रेन सबसे ज्यादा चाहता था। इस किले में जाने का एकमात्र रास्ता ऊपर बने हेलीपैड से होकर था, इसलिए यह आर्थर का सबसे कठिन मिशन था। मिशन की तैयारी करते समय आर्थर को पता चला कि जिन 3 लोगों को क्रेन मारना चाहता था वे वास्तव में उसके सबसे बड़े दुश्मन थे। अगर तीनों को खत्म कर दिया जाएगा तो क्रेन वैश्विक हथियार व्यापार में एक प्रमुख शक्ति बन जाएगा। आर्थर के दिमाग में एक साहसिक योजना बनी। आर्थर किले के सबसे नजदीकी अस्पताल में गया। अस्पताल की छत पर एक हेलीकॉप्टर खड़ा था। आर्थर पेट के बल लेट गया और किले के ऊपर एक गार्ड पर निशाना साधने के लिए एक स्नाइपर राइफल का इस्तेमाल किया। एक गोली गार्ड को जा लगी। जानलेवा नहीं थी, लेकिन इतनी थी कि तुरंत चिकित्सा की आवश्यकता थी। जैसी कि उम्मीद थी, अस्पताल को किले से एक आपातकालीन कॉल आया और बचाव हेलीकॉप्टर तुरंत रवाना हो गया। आर्थर पहले ही हेलीकॉप्टर के अंदर छिप गया था। जब हेलीकॉप्टर किले के हेलीपैड पर उतरा, जब सभी घायल गार्ड की देखभाल में व्यस्त थे, आर्थर चुपचाप किले के अंदर चला गया। उसने जानबूझकर अलार्म बजाया जिससे हथियार विक्रेता एडम्स घबरा गया। मौत के डर से एडम्स ने किले के अंदर एक आपातकालीन पैनिक रूम में दाखिल हुआ और दरवाजा को बंद किया तो उसने देखा कि आर्थर पहले से ही अंदर बैठा था और काफी देर से उसका इंतजार कर रहा था। एडम्स को और भी ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि आर्थर का उसे मारने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि वह एक सौदे पर बातचीत करना चाहता था। अगले दिन एडम्स अकेले पनडुब्बी अड्डे पर गया और एक लटके हुए रास्ते पर चल पड़ा। इस रास्ते को आर्थर ने पहले ही विस्फोटकों से सुसज्जित कर रखा था। एक पल में एक बड़े विस्फोट ने एडम्स को पानी में फेंक दिया। आर्थर पानी के नीचे इंतजार कर रहा था। उसने एडम्स पर एक ऑक्सीजन मास्क लगाया और उसे एक द्वीप पर ले गया। पता चला कि यह उन दोनों के बीच की पहले से ही गुप्त योजना थी। आर्थर ने एडम की मौत का नाटक किया, उसे कुछ दिनों के लिए गायब कर दिया ताकि क्रेन को यह एहसास हो जाए कि एडम सचमुच में मर चुका है। क्रेन जाल में फंस गया और तुरंत अपने सहायक और गुर्गों के एक समूह को एडम के पनडुब्बी अड्डे पर कब्जा करने के लिए भेज दिया। आर्थर पहले ही अड्डे पर पहुंच चुका था। उसने तरह तरह के जाल बिछाए थे और उस जगह को एक कत्ल खाने में बदल दिया था। क्रेन के सभी गुर्गों को खत्म करने के लिए लगभग 10 बंदूकधारियों के एक समूह को पनडुब्बी अड्डे में भेज दिया। आर्थर छाया में छिप गया और कार्रवाई शुरू कर दी। दूसरी मंजिल पर रखी एक स्वचालित मशीन गन ने गोलियां बरसा दी, जिससे कई लोग तुरंत मारे गए। दूसरे ने स्टील का दरवाजा खोलने का प्रयास किया। मशीन गन और ग्रेनेडों की मदद से क्रेन के ज्यादातर गुर्गे मारे गए। सिर्फ डरपोक सहायक बचा था। वह भाग गया और छिपने के लिए पनडुब्बी में कूद गया। जैसे ही उसने पनडुब्बी का हैच नीचे खींचा, आर्थर ने अंदर एक ग्रेनेड फेंका जिससे सहायक के टुकड़े टुकड़े हो गए। क्रेन निगरानी मॉनिटर से देख रहा था। गुस्से से दांत पीस रहा था क्योंकि उसने अपने गुर्गों को पूरी तरह से खत्म होते हुए देखा था। आर्थर ने क्रेन की ओर एक पनडुब्बी चलाई। क्रेन जानता था कि यह अंतिम निर्णायक लड़ाई शुरू होने वाली थी, लेकिन उसके पास एक आखिरी तुरुप का पत्ता था। जीना, आर्थर की प्रेमिका। क्रेन जीना को जहाज के अगले हिस्से पर ले आया। खुद को बचाने के लिए उसे साफ नजरों के सामने रखा और आर्थर को जाल में फंसाने के लिए इंतजार करने लगा। हालांकि आर्थर आसानी से मूर्ख नहीं बनने वाला था। वह नाव के पास आया, तुरंत जहाज पर चढ़ गया और हाथ में खंजर लेकर लड़ाई शुरू कर दी। आर्थर का हर वार निर्दयी और सटीक था। वह जानता था कि क्रेन उसे देख रहा है, इसलिए उसने अपने चाकू से निगरानी कैमरा तोड़ दिया। क्रेन जानता था कि आर्थर गुस्से में है और उसे यकीन नहीं था कि वह इस गुस्से का सामना कैसे कर पाएगा। फिर क्रेन जीना को नियंत्रण कक्ष में ले गया और नियंत्रण पैनल पर सेटिंग्स समायोजित करने लगा। पता चला कि क्रेन ने पहले ही जहाज पर टाइम बम लगा दिए थे। उसने उलटी गिनती का समय तब सेट किया जब जहाज के फटने में केवल 3 मिनट बाकी थे। इस समय आर्थर दूसरे डेक पर पहुंच गया था और अकेला लड़ रहा था और कई गुर्गों को मार गिराया था। अपने क्रोध में वह युद्ध के पागल देवता की तरह था, कत्लेआम कर रहा था। कोई उसे रोक नहीं सकता था। आर्थर नियंत्रण कक्ष में दाखिल हुआ, लेकिन क्रेन भाग गया था, केवल जीना को वहां छोड़कर। आर्थर अभी खुश नहीं हुआ था जब उसने बमों की उल्टी गिनती सुनी। उसे एहसास हुआ कि जीना के साथ जहाज से भागने के लिए समय बिल्कुल नहीं था। आर्थर जीना को एक लाइफ पॉड में ले गया, उसे अंदर धकेला, फिर दरवाजा बंद कर दिया ताकि वह अकेले भाग सके। उसी समय क्रेन ने अपने ज्यादातर बाकी लोगों को आदेश दिया कि वे आर्थर को ढूंढें, जबकि वह जहाज छोड़ने की तैयारी कर रहा था। लेकिन आर्थर क्रेन को भागने नहीं दे रहा था। वह एस्केप बोट की ओर बढ़ा और क्रेन पर उसी समय हमला कर दिया जब वह घूम रही थी। क्रेन हार मानने को तैयार नहीं था।
उसने एक गन मशीन पकड़ी और आर्थर पर बेतहाशा गोलियां चलाईं। उसने रस्सियां काट दी। भागने वाली नाव आर्थर पर गिर गई। फिर उसने एक धातु की छड़ पकड़ी और उस पर हमला कर दिया। बचपन के दोस्त अब कट्टर दुश्मन बन गए थे। साफ है, क्रेन आर्थर से कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। क्रेन बचपन से लेकर अब तक आर्थर के लिए गहरी नफरत रखता था। बम की उल्टी गिनती 1 मिनट की रह गई थी। क्रेन ने आखिरी वार के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। उसने एक लोहे का हुक पकड़ा और आर्थर पर हमला कर दिया, लेकिन आर्थर ने तुरंत पलटवार किया। क्रेन के गले में एक जंजीर लपेट दी और उसे बांध दिया ताकि वह हिल न सके। आर्थर क्रेन को उसके किए की सजा देने के लिए तैयार था, लेकिन क्रेन चिल्लाया, यह मानते हुए कि अगर वह मर भी जाएगा तो उसके साथ इस विस्फोट में आर्थर भी मारा जाएगा। आर्थर को जाते हुए देखकर क्रेन ने हताश होकर उसका नाम लेकर चिल्लाया। जहाज के टुकड़े टुकड़े हो गए। जीना का जीवन रक्षक पोत पानी के ऊपर आ गया। वह सुरक्षित उतर गई, लेकिन आर्थर कहीं दिखाई नहीं दिया। जीना का दिल टूट गया और वह बहुत निराश थी, जबकि एडम्स पास ही खड़ा था, सोच में खोया हुआ था। जाते समय उसने पास के एक खंभे पर एक कैमरा लगा देखा। देर रात एडम्स ने कैमरे से वीडियो फुटेज देखी। कैमरा सीधे जहाज के जले हुए एंकर लॉकर की ओर था। एडम्स ने एंकर लॉकर के बारे में जानकारी देखी और पाया कि वह सीमित मजबूत जगह बस एक व्यक्ति के लिए ही पर्याप्त थी। वीडियो में उसे एक जानी पहचानी आकृति दिखाई दी। वह आर्थर था। एडम मुस्कुराया, लेकिन फिर तुरंत वीडियो फुटेज डिलीट कर दी। वह अब लंबे समय तक इस धंधे में टिक सकता है। जाहिर है इसके पीछे एक कारण था। जीना कंबोडिया के स्कूल लौट गई। वह जिंदगी फिर से शुरू कर दी, लेकिन अभी भी उदासी में डूबी हुई थी। अचानक उसने एक जानी पहचानी आकृति अपने सामने प्रकट होते देखी। वह जानती थी कि अब से वह हमेशा अपने प्यार के साथ रहेगी। इसी सस्पेंस के साथ मूवी समाप्त होती है। मूवी